तो आप शुरुआत में कैसे स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे? जी, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है? स्टूडेंटों को किस टाइप की जॉब्स मिलती है? कितने घंटे वो काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था, अपॉर्च्युनिटीज़ थी, सब कुछ था। मैंने जाके 1 महीना तकरीबन कार वॉश पे काम किया था। तो 1 साल कार रेंटल कंपनी में जॉब की। काम करता था कार रेंटल वाला और ये तो मैं जब शाम में ख़त्म करता था उसके बाद मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करता था। ओह! गाड़ी होती थी मेरे पास अपनी, तो गाड़ी में ही जो है शर्ट चेंज करते थे यहाँ से ऑफ करने के बाद और फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करते थे। जैसे मैंने सुना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाते हैं ना, तो वो पैसे अच्छे कमाते हैं। इज़ इट ट्रू या? था इट यू कैन मेक गुड मनी अगर लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कहाँ रुकते हैं लीगल आवर्स पे, वो एक्सीड करते हैं अपने आवर्स। तो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की जो जॉब होती थी ये फिर कैश इन हैंड होती थी। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बाद कुछ वर्क परमिट है? अगर आपका कोर्स जो आपने किया है वो उस साल की लिस्ट में नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं थे, फिर आपको मतलब कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं? 2 चीज़ें तो वो आती हैं प्रायोरिटी पे। एक तो आती है बीचेस। वो कहते हैं कि अगर आप डेली एक बीच विजिट करोगे तो आपको 24-25 साल लग जाएंगे सारे बीच विजिट करने में ना। क्या बात कर रहे इतने बीचेस हैं। ओहो! मोस्ट फेमस है वो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड है सिडनी का बोंडाई बीच, और वहाँ पे इवन शार्क अटैक्स भी होते हैं। तो बीचेस और वाइल्ड लाइफ के अलावा हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नामुमकिन है कि उधर न्यूड बीचेस भी होते हैं? हाँ बिल्कुल। ट्रू या सिर्फ बोलने वाली बात बिल्कुल ऐसा है। कुछ बीचेस होते हैं जिनको न्यूड बीच का बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के बीच पे पाई गई हैं। है? वाइल्ड लाइफ उधर क्या-क्या चीजें होती है और फेमस क्या है उसमें? जैसे जैसे गाड़ी जाती जाएगी आपको चारों तरफ से आंखें यूं जंप करके आपके पास आ रही हैं, तो बड़ा खौफनाक सा मंजर होता था, लेकिन तकरीबन इतनी बड़ी होती है वो, मेरे 2 हाथों के बराबर। वो एक स्पाइडर है। वो 300-400 किलोमीटर तक का इलाका ऐसा था जहाँ पे ना बंदा था ना बंदे की जात थी। ओह माय गॉड! प्योर ड्राई डेजर्ट था। तो वहाँ पे मैंने कैंगरूज, बकरियां, गोट्स, वो मरी हुई पड़ी होती थी और वल्चर्स खा रहे होते थे उनको। तो बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिक वाला सीन मैंने वहाँ पे देखा है। अपनी ज़िंदगी की सबसे फास्ट ड्राइव मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया है। 220 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे मैं गाड़ी को ले गया। एक दोस्त ने बताया कि वो सेल करने गया, एक डोर पे उसने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से एक बुढ़ा जो है ऑस्ट्रेलियन बंदा निकला और उसने सीधा गन उसके हाथ में दी और उसने स्ट्रेट फायर किए। तो इन 20 डेज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लंदन जो है वो कंपेयर टू मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे ऐसा था। मेलबर्न भी काफी बड़ी सिटी होगी ना? अच्छा। इतनी आबादी तो कराची सिटी की है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पूरे ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी है। घर के बाहर अक्सर रात में बैठता था ना, तो कभी कभी रात में तो वो तारों पे, बिजली की तारों पे पॉसम्स चल रहे होते थे। वो बड़े बड़े, तो लेजर लाइट होती थी, उनको लेजर लाइट उनकी आंख में मारते थे, वो गिरते थे नीचे बकायदा। तो अच्छा। नवंबर और दिसंबर और जनवरी गर्मी ऑस्ट्रेलिया में। हमारे तो ठंड होती है। क्यों? सिडनी और मेलबर्न में क्या क्या घूमने वाली जगह है? सिडनी की सबसे मशहूर जगह तो है ओपेरा हाउस। ये बड़ा एक मशहूर कैसीनो है, क्राउन कैसीनो के नाम से ना। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऊपर उसके ताज बना हुआ है। अच्छा। क्राउन कैसीनो मैं एक ही दफ़ा गया था, मैं भी जब शुरू में गया था, और $50 लगाए थे मैंने रोलेट पे, हार गया था। हम पाकिस्तान में रह के 2 लाख 3 लाख कमा लेते हैं, यहाँ पे आप 3000 भी कमाओगे तो आपको वो लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाता है जो आपको पाकिस्तान में 3 लाख में भी नहीं मिलता है। 2 दरिया वाली, तो 50% आबादी अपनी ज़िंदगी में कभी वहाँ नहीं जा सकती। इधर तो कभी भी 2 4 6 महीने में ले सकते 6 महीने में ले सकते हो। पाकिस्तान इंडिया में रह के आप जो है वो 10 साल भी 20 साल भी काम कर लो, आप BMW मर्सिडीज नहीं ले सकते। जस्ट ट्रू। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो कराची की लाइटें दिखती है। और लिटरली हाँ, दे आर फिल्थी रिच। उनके पास पूरे मुल्क का पैसा ही उनके पास है। कि पाकिस्तान का काफी, जैसे कराची में हो गया है ना, खाना बड़ा फेमस है। फास्ट फूड कराची सिटी में बहुत ज़्यादा चलता। अच्छा। एक फास्ट फूड और एक कोयटा चाय जो है, कोयटा से लिटरली चाइना के बॉर्डर तक गया और वो गेट देखा, चाइना के सोल्जर खड़े हुए थे, तो वहाँ पिक्चर्स ली मैंने। और बिल्कुल स्नोफॉल हो रहा था, बर्फानी गायें होती है, ऑक्स कहते हैं, कि आपने लिटरली स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस मैंने जो है वहाँ फील किया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हम कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है। चलो वो अलग डिबेट है, आधा आपके पास है आधा हमारे पास है, लेकिन जैसे ही मेरा सेमेस्टर ब्रेक होगा या 2 सेमेस्टर के बाद, 1 साल बाद जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, पहले मौके पे मैं यूरोप टूर मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 30-40 मुल्क देख के फिर मरूं, मरने से पहले। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आप पैसे कमाते हो तो आप साल बाद एक यूरोप टूर पे जाओ ही जाओ। और आप जो क्लब के बारे में बता रहे थे कि कुछ डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट। ओ यस, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ वैम्पायर्स के नाम से। अच्छा। तो वहाँ एक दफ़ा जाना हुआ तो मैं तो डर गया था। वो लिटरली वो कुछ मेंटली सिक लोग मैं कहूँगा, इसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। उनको वैम्पायर बनने का शौक था। अच्छा। तो वो लिटरली उन्होंने अपने दांत शार्प कराए हुए थे वैम्पायर्स की तरह। ओह माय गॉड। कोट, काले कोट पहन के आते थे, कॉलर उठे हुए वैम्पायर्स की तरह, और वो वहाँ बैठ के एक दूसरे के सामने ग्लास रखते थे और यहाँ कट लगाते थे और खून जो है लिटरली कट लगाते थे लिटरली कट अपने हाथों में। अपने हाथ ना, एक बंदा दूसरे को यूँ कट लगाएगा, थोड़ा सा खून ग्लास में डालेगा, मतलब 15-20 ड्रॉप, और देन वो सिप करेंगे।
रियली? ब्रो मैं इतना डर गया था, मैं वहां से छोड़ के भागा हूँ। मैं वहां से वहां का एनवायरनमेंट देख के नो ब्रदर, इट्स नॉट फॉर मी। हेलो नमस्कार, आज फिर से आप सबका स्वागत है द राजू मारिया शो में। आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं हमारे शो में जिनको ऑस्ट्रेलिया कंट्री का बहुत ही बढ़िया और लंबा एक्सपीरियंस है। आज हम काफ़ी सारी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल, ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट लाइफ, ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ, नाइट लाइफ, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज हम। आपको पूरा एपिसोड एंड तक देखना है, ठीक है। और जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है तैयब भाई, वो पाकिस्तान से है। हेलो तैयब भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। हेलो राजू भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ओके, तैयब भाई आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से है। और राजू भाई, मैं बेसिकली फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो मेरी पैदाइश और रिहाइश है वो कराची सिटी से है। और 2014 में आफ्टर क्लियरिंग कॉलेज मैं चला गया था ऑस्ट्रेलिया फॉर माई स्टडीज़। अच्छा, तो 5 साल रहा वहाँ पे, एंड देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान इन 2019। ओके। आज हम थोड़ा इन डिटेल ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे और हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाएंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप शुरुआत में कैसे स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे? जी, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। मेरे कॉलेज का नाम था होम्स इंस्टीट्यूट, जो कि मेलबर्न में था। तो आपने कौन सा सब्जेक्ट लेके गए थे उधर? मैं गया था बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर करने। ओके, तो उसके बाद हम थोड़ा जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, स्टूडेंटों को किस टाइप की जॉब्स मिलती है, कितने घंटे वो काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और क्या इज लाइक गुड लाइफ या बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, क्या होता है? तो राजू भाई, ऐसा है कि जब मैं गया था तकरीबन 10-11 साल पहले 2014 में, तो इट वाज ऑलराइट। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ था। तो लेकिन ये कि यहाँ की तरह ही बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटी में अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। अच्छा। आपको क्लासेस लेनी होती हैं, एग्जाम्स की और असाइनमेंट्स, क्विजेज, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब्स के मौके भी हैं, लेकिन वही रिस्ट्रिक्शंस हैं वीज़ा कंडीशन के मुताबिक। 20 आवर्स अलाउ हैं आपको। तो मैंने खैर ज़्यादा ही की थी, लेकिन ये कि शुरू में जाके और जॉब्स ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने जाके 1 महीना तकरीबन कार वॉश पे काम किया था। अच्छा। हाँ, 2014 में। और उसके बाद ये था कि कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, दोस्त वगैरह वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो कार रेंटल कंपनी में एक जो है वहाँ पे जॉब मैंने स्टार्ट की। तो 1 साल कार रेंटल कंपनी में जॉब की। तो वो बहुत बड़ी कार रेंटल कंपनी थी, मलेशियन ओनर था, इज़ अ बिलियनर। तो ऑस्ट्रेलिया में उस कंपनी की 13,000 कार्स थी। और जिस ब्रांच में मैं काम करता था मेलबर्न में, तो वहाँ अराउंड 1200-1300 कार्स थी, जो कि बहुत बड़ा यार्ड था एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर। तो मतलब कस्टमर सारे जो आते थे वो टूरिस्ट होते थे जिन्होंने ऑनलाइन गाड़ी बुक कराई होती थी। अच्छा। तो शटल सर्विस चलती थी, 12 सीटर जो है वो लोगों के साथ कंपनी के, तो हम वो ड्राइव करते थे, एयरपोर्ट जाते थे। अच्छा। पैसेंजर्स को उठा के लाते थे, फिर उनको उनकी गाड़ी जो है जो उन्होंने बुक कराई है वो रेंटल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता था। हम जाके उनकी गाड़ी लेके आते थे और असेस करते थे ना, हमारे पास एक डायग्राम होती थी। अच्छा। उससे हम वो पूरा देखते थे कि भाई कहाँ कहाँ डेंट है, और ये वो मार्क कर देते थे और कस्टमर को गाड़ी दे देते थे। फिर जब वो वापस आता था तो हम दोबारा वो पेपर से चेक करते थे कि कहीं ठोकी नहीं है उसने कस्टमर ने। और इंश्योरेंस भी होती थी। अच्छा। तो हम लोग ये काम मैं करता था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल ये काम किया और उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली। तो जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती थी, रिचमंड में था स्मैश रिपेयर सॉल्यूशन के नाम से। तो वहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ पे गाड़ियाँ बेसिकली एक्सीडेंटल कार्स रिपेयर होती थी वहाँ पे। अच्छा। तो रिपेयरिंग के बाद आपका क्या काम था उधर? मेरा काम ये था कि रिपेयरिंग के बाद जो है वो गाड़ी जो है ना, पेंटर्स जब उसको पेंट करके ओवन में डालते थे ना, तो जब फ्रेश ओवन से बाहर आती थी तो पेंट की अगर कहीं लहर, उसको कहते हैं रन ऑफ पेंट रन होता था, रन ओवर होता था, या डॉट्स होते थे पेंट के, तो उसको वो बफ करके निकालते थे और फिर वो करते थे, कटिंग करते थे उसकी, पॉलिश। तो बेसिकली कोई बहुत अच्छी जॉब तो नहीं है, लेकिन यू नीड अ स्किल के उस टाइम पे ये मेरे लिए एक स्किल ही थी, क्योंकि मैं नया गया था। तो क्योंकि ओवन से फ्रेश होकर जब गाड़ी पेंट होके बाहर आती है तो हर कोई उसको नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है उसके लिए, क्योंकि उसका पेंट खराब हो जाता है। ओके, सो अभी एक और चीज आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट और क्या क्या टाइप की जॉब करते थे उधर? जैसे मैं खुद इवन जब मैं ये काम करता था कार रेंटल वाला और ये, तो मैं जब शाम में ख़त्म करता था उसके बाद मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करता था। गाड़ी होती थी मेरे पास अपनी,
तो गाड़ी में ही जो है शर्ट चेंज करते थे यहाँ से ऑफ करने के बाद, और फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी स्टार्ट करते थे। नॉर्मल डेज़ में जो है वो 7 से 12 या इस तरह करके, वीकेंड्स पे 7 से लेके 2 ढाई बज जाते थे रात को। और तो जैसे मैंने सुना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाते हैं ना तो वो पैसे अच्छे कमाते हैं, इज इट ट्रू या सब? अब का मुझे नहीं पता, लेकिन 10 साल पहले जब हम थे तो सही था। इट यू कैन मेक गुड मनी अगर आप अपने लीगल आवर्स करो 20 आवर्स, और अपने मतलब उस पर टैक्स पे करो, और तो इनफ आप अपनी फीस वगैरह भी मतलब वहाँ से निकाल लेते थे। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कहाँ रुकते हैं लीगल आवर्स पे, वो एक्सीड करते हैं अपने आवर्स। तो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की जो जॉब होती थी ये फिर कैश इन हैंड होती थी बेसिकली। ऑल मनी जो होता था वो नो रिकॉर्डेड मनी होता था। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो करते थे। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोई बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या स्कोप है? जैसे अभी यूके में कोई स्टूडेंट आता है, उसके बाद स्टडी के बाद 2 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बाद कुछ वर्क परमिट है? अच्छा, और इसके मतलब इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा सिस्टम था कि जब आप अपनी ऑस्ट्रेलिया में हर साल गवर्नमेंट जो है ना एक लिस्ट प्रिंट करती थी, मुझे याद नहीं है उसको क्या कहते थे। वो हर साल एक अपनी रिक्वायरमेंट देते थे कि हमें इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, इतने आईटी स्पेशलिस्ट, इतने बिजनेस मैनेजमेंट वाले और ये सब। तो अगर आपका कोर्स, आपकी डिग्री जो आपने कंप्लीट की है वो उस लिस्ट में होती थी, अच्छा, तो आप फिर मतलब अप्लाई, आप टीआर और उसके लिए एलिजिबल होते थे, फर्दर पेपर वर्क के लिए आप जो एलिजिबल होते थे। लेकिन अगर आपका कोर्स जो आपने किया है वो उस साल की लिस्ट में नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं थे, फिर आपको मतलब कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। ओह! हाँ, इस तरह था। मैंने एक और भी चीज़ सुनी है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं लोग कि एक स्टडी फिनिश हुई, उसके बाद दूसरा कोर्स ले लिया, तीसरा कोर्स ले लिया, ऐसे वीज़ा एक्सटेंड करते ले रहते हैं। सकते हो आप, लेकिन ये कि आप जैसे आपने वहाँ पे बैचलर किया, आपका बैचलर कंप्लीट हो गया, तो आप मास्टर भी वहीं अप्लाई कर दो, तो आपको ऑन शोर, देखो इसको डिफरेंस होता है ऑफ शोर और ऑन शोर। अगर आप जैसे हम पाकिस्तान में और हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो हम ऑफ शोर हैं। ओके। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रह के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम ऑन शोर हैं। तो ऑन शोर वीज़ा इजीली मिल जाते हैं ना, वो इतना वो नहीं करते कि आप वापस जाओ और दोबारा अप्लाई करो। तो अगर आप ऑफ शोर, ऑन शोर रह के ही फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिल जाए। जैसे यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू मिलता है 2 साल का, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो वहाँ पर भी इस तरह के थे, लेकिन योर कोर्स और योर क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट जो गवर्नमेंट हर साल देती है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर उसमें आप हो तो गुड होता है, मतलब आप फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ओके, उस स्टडी के बाद कुछ पीआर के कुछ चांसेस होते थे या आपके टाइम पे? अभी तो पता नहीं, जो भी रूल्स चेंज हाँ, हुए मेरे होंगे, टाइम जो पे भी। तो चांसेस होते थे, वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपके आपके पास आप उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल करते हो, आपका कोर्स, आपकी स्टडी जो है वो आप एलिजिबल हो फॉर द फर्दर पाथवे फॉर द टीआर, टेम्परेरी रेजिडेंस एंड ऑल दैट, तो आप फिर कर सकते हो। ओके, सो अभी हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा डीपली बात करते हैं, ठीक है? सो ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं? क्या टूरिज्म हम देखिए, जब बारी-बारी जब हम बात करते ऑस्ट्रेलिया हैं? की बात करते हैं तो 2 चीज़ें तो आती हैं प्रायोरिटी पे। एक तो आती है बीचेस। अच्छा, विदाउट बीचेस ऑस्ट्रेलिया, बीचेस का जिक्र किया बिल्कुल आप खुल के बिंदास बताओ, ठीक है? हम हमको व्यूअर को भाई प्रॉपर खुल के इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक हो है? गया। जो है रियलिटी, ठीक है? तो बीचेस कैसे होते हैं और क्या-क्या बीचेस, चीज़ें क्योंकि होता है? ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट क्या होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा आइलैंड है, तो उसके चारों तरफ पानी है। तो वो कहते हैं कि अगर आप डेली एक बीच विजिट करोगे तो आपको 24-25 साल लग जाएंगे सारे बीच विजिट करने में ना, क्या बात कर रहे इतने बीचेस हैं। हो? ओहो! तो उनमें से जो मोस्ट फेमस है, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड है सिडनी का बोंडाई बीच, जो कि बहुत ज़्यादा समर्स में तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, और बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं, और सारी ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं बोंडाई बीच के लिए। आपने एक डॉग शो भी देखा होगा, बोंडाई बीच का एक शो चलता है टीवी पे, जहाँ पे वो वहाँ के रेस्क्यूअर्स के ऊपर शो है, जो पानी में लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और एक शो भी चलता है टीवी पे अच्छा, बोंडाई बीच का। तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 क्यों है? उसमें ऐसा क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो मतलब ये तो मुझे नहीं पता वो फेमस क्यों, लेकिन वो मतलब ऑस्ट्रेलिया विद इन बहुत ऑस्ट्रेलिया बड़ा है? बड़ा है, बहुत बड़ा बीच है, बहुत वाइड है, बहुत बड़ा बीच है। और वहाँ पे इवन शार्क अटैक्स भी होते हैं, ओह रियली? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने वो नेट लगाया हुआ है पानी के अंदर, इतनी जगह पे ओह! आप स्विमिंग कर सकते हो और बाकी जगह पे आप नहीं जा सकते। ओके। बहुत शार्क अटैक्स होते हैं, और लिटरली ऑस्ट्रेलिया में जब तक मैं रहा तो मैं बहुत कम बीच पे गया हूँ, क्योंकि मुझे शार्क अटैक से बहुत डर लगता था, और हर साल वहाँ शार्क अटैक होते थे। अच्छा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज डेंजरस कंट्री। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो बीचेस और वाइल्ड लाइफ के अलावा हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नामुमकिन है, मतलब अच्छा। कंप्लीट नहीं होता। तो हाँ, तो हम तो बीचीज़ में मैंने ऐसा कहीं पर पता नहीं, मैंने ऐसे इंटरनेट पे या वीडियोज़ वगैरह में भी सुना था, देखा था, ठीक है?
कि उधर न्यूड बीचेस भी होते हैं? हाँ इज बिल्कुल, इट ट्रू या सिर्फ बोलने वाली बात है? बिल्कुल ऐसा है। कुछ कुछ बीचेस होते हैं जिनको न्यूड बीच का बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पे। यूजुअली मैं आज तक नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट, नहीं अच्छा, गया, दिल नहीं मानता था, लेकिन सुना तो था कि उधर होता कोई है। भी जा सकता है और कोई भी जा रिस्ट्रिक्शन सकता है? है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अच्छा, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बगैर कपड़ों के जाना है, आप कपड़े पहन सकते हो, अच्छा। लेकिन यू वोंट नो व्हाट यू विल एनकाउंटर व्हेन यू गो देयर। तो आई रादर नॉट, मैं कभी नहीं गया। अच्छा, अच्छा। है। ओके, सो अभी जो वाइल्ड लाइफ आपने बताया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। स्पेशली बीचेस पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ शार्क अटैक नहीं, और भी किस्म के, वो एक ब्लू बॉटल के नाम से बड़ा मशहूर होता है ना ऐसा, हाँ, ब्लू जेली की। बोतल मैंने भी सुना, हाँ, जेली वो भी टाइप होता है। ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर आपको लग जाए तो वो भी बहुत पॉइजनस है, और वो भी बड़ा कॉमन होता है ऑस्ट्रेलिया के बीचेस में। और वो दिखता भी नहीं है ऐसे, आप पानी है के ना? अंदर तो, अगर आप थोड़े पानी में भी है तो वो अंदर से आपकी टांग पे चिपक गया तो पॉइजन, बहुत पॉइजनस है वो। हम्म, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, इवन मैंने ऐसी पिक्चर्स भी देखी हैं कि ऐसी फिशेस और ऐसी चीज़ें जो जिनका साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के बीच पे पाई गई हैं। तो क्योंकि वो ओशियन है ना, उस रीजन को ही कहते हैं ओशियाना। ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन के अंदर है, तो वो अच्छा। मतलब सारा समंदर ही समंदर है चारों तरफ। जैसे यूके में भी चारों तरफ, हाँ, लेकिन यूके थोड़ा छोटा है, यूके छोटा, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इवन जो मेलबर्न से पर्थ की फ्लाइट है, मेरा ख्याल है वही मेरा ख्याल 7-8 घंटे की तो है रियली? जी। क्या बात कर रहे और इसीलिए वेदर का भी फर्क है, पर्थ वाली साइड गर्म है, हॉट वेदर है वहाँ पे, मेलबर्न कोल्ड है। मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक ऐसा पूरे दूसरे इलाका पूरा गर्म है और एक इलाका ठंडा है, मतलब इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। हो? अच्छा, तो एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो फिर उधर स्नो वगैरह होती है? वेल, मैं विक्टोरिया में रहा हूँ, मेलबर्न में, विक्टोरिया स्टेट का नाम है। तो तकरीबन मैं एक दफ़ा गया था विंटर्स में ना किसी के साथ, तो माउंट बुलर के नाम से एक जगह है। माउंट बुलर, ये कि आपको गाड़ी पे क्लाइंब करना पड़ता है, वो चेन्स लगती हैं टायर में, फिर हमने क्लाइंबिंग की। अच्छा, हाँ, स्नो थी वो ना, मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्नो पे थी। प्रॉपर चेन वगैरह लगा के, हम्म, और उसको मतलब अगर आप ब्रेक कर दो तो फिर तो खत्म हो गई बात। वो कभी कभी क्या है ना, उसको ब्रेक छोड़ असल के में ना ही स्नो चलाना की वजह पड़ता से है। गाड़ी स्किड हो जाती है। हाँ, पानी होता है ना हल्का हल्का, वो पिघलता रहता है तो स्किड हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो वो चेन लगाते हैं टायर पे, तो वो ये स्लिप भी नहीं बड़ा होती है। रिस्की है यार। बहुत रिस्की। इवन पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न साइड पे विंटर्स में स्नोफॉल में ये करते हैं। तो मैं माउंट बुलर पे गया था, जो कि एक्चुअली एक स्कीइंग रिजॉर्ट था। मतलब वहाँ पे स्कीइंग नहीं होती, स्नो स्कीइंग करते हैं। तो वहाँ गया था मैं, रिजॉर्ट में रहा, 2 नाइट्स रहा मैं ऊपर पहाड़ पे। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब मेरे घुटने तक जो है वो स्नो थी वहाँ पे। तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हमने स्कीइंग की वहाँ पे, और स्कीइंग रिजॉर्ट में मैं 2 रात रहा, तो बड़ा मज़ा आया था मुझे। अच्छा, ओके, सो वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा हमको डिटेल जानना है, ठीक है, ठीक है। कि वाइल्ड लाइफ उधर क्या क्या चीजें होती है और फेमस क्या है उसमें? ऑस्ट्रेलिया का जब जिक्र आता है तो सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ जो है ना ऑस्ट्रेलिया की, जो मतलब वहाँ पे कंगारू वगैरह है ना? कैंगरू वगैरह, तो बिल्कुल में ऐसे होता था कि सबर्ब्स की आउटर रोड पे, जब हम मेन रोड जो कि 2 सबर्ब्स के बीच में है, या थोड़ा सा बड़ा रोड है, इधर दरख्त हैं या जंगल बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा नहीं तकरीबन 10 दफ़ा मैंने देखा है, रात के अगर 2-3 बजे मैं कहीं से आ रहा हूँ, या 4 बजे, तो कैंगरू रोड पे फिर रहे होते थे, बड़े बड़े, और लिटरली रेड कैंगरूज जो सबसे बड़े हैं, 6-6 फीट के, 7-7 फीट के। अच्छा, तो तो वो वो बहुत, लोग ऐसे हार्म नहीं करते? वो हार्म नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है उनसे ना, तो लोग, आप अपनी गाड़ी रोक देते हो, वेट करते हो कि वो पास हो जाएं, आप हॉन्क हॉन्क नहीं करते, हमला नहीं हॉर्न नहीं, करेंगे, वो सामने नहीं से हमला करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, जब तक आप तंग नहीं करोगे वो नहीं करेंगे। इवन रात में एक्सपीरियंस होता था, एक और स्पीशी कैंगरू की, वो बहुत छोटी होती है ना, छोटी छोटी होती है। तो आप ऐसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो, दोनों तरफ जंगल है, तो आपकी रात के टाइम हेडलाइट्स लग रही होती थी, आपको आंखें नजर आती थी हेडलाइट्स की रोशनी में ना, यूँ आंखें जंप करके आपके पास आ रही हैं। जैसे जैसे गाड़ी जाती जाएगी, आपको चारों तरफ से आंखें यूँ जंप करके आपके पास आ रही हैं। तो बड़ा खौफनाक सा मंजर होता था, लेकिन वो कैंगरूज होते थे छोटे छोटे, जंप अच्छा। करके गाड़ी के पास आ रहे होते थे। हम्म, इसके अलावा स्पाइडर्स, तो टेरेंटुला स्पाइडर जो है वो बहुत वो बड़ी क्या है। होता है? टेरेंटुला स्पाइडर है, इतनी हार्मफुल तो नहीं होती, लेकिन तकरीबन इतनी बड़ी होती है वो, मेरे 2 हाथों के बराबर वो एक स्पाइडर है। तो वो तो अक्सर मैंने अपने घर में भी देखी थी, मतलब बैकयार्ड में। ऑस्ट्रेलिया में बैकयार्ड बहुत बड़े होते हैं घरों के, मेलबर्न में तो थे बड़े बड़े बैकयार्ड्स थे, काफ़ी बड़े बड़े, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्पाइडर्स आ जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी। स्नेक्स भी देखे हैं मैंने, और हाँ, स्नेक्स भी बड़े स्नेक्स भी वो बहुत हैं है। ऑस्ट्रेलिया के, बड़े पॉइजनस स्नेक्स हैं, क्योंकि डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो पॉइजनस स्नेक्स देखे हैं मैंने वहाँ पे। एक दफ़ा मैं जा रहा था ब्रोकन हिल आउटबैक पे, तो वो बहुत दूर वो दूर। क्या है ब्रोकन हिल? ब्रोकन हिल आउटबैक जो है वो एक जगह है जहाँ पे सिटी, मतलब छोटा सा विलेज कह लो, सिटी कह लो, टाउन कह लो, वो एक बहुत बड़ी माइनिंग है, माइन नहीं होती, एक्टिव माइन है, जहाँ से वो माइन करते हैं मिनरल्स और गोल्ड और दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। तो वो एक एक्टिव माइन है, तो उस सिटी में पूरा एक बहुत बड़ा सा कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ था, जिस चल तो नहीं रहा था जब मैं वहाँ गया था, एक रात के लिए गया था मैं। तो वो बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट पूरे ऐसे टाउन के ऊपर लगा हुआ था,
और वो अच्छा, माइन हो रही थी, इतनी बड़ी? बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। तो मैं जब वहाँ जा रहा था तो वो नो मैन्स लैंड में से होते हुए गया था। मैं तकरीबन 300-400 किलोमीटर तक का इलाका ऐसा था जहाँ पे ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी, ओह माय गॉड! प्योर ड्राई डेजर्ट था। तो वहाँ पे मैंने कैंगरूज, बकरियां, गोट्स वो मरी हुई पड़ी होती थी और वल्चर्स खा रहे होते थे उनको। तो बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिक वाला सीन मैंने वहाँ पे देखा है। लेकिन उस रोड पे गाड़ियाँ तो चलती होगी ना? वेल वो जिस रोड से मैं गया था, अब मैं क्योंकि वो मैंने गाड़ी थी मेरे पास, टोयोटा कैमरी 2016 हाइब्रिड। तो मैंने बड़ी फास्ट गाड़ी, अपनी ज़िंदगी की सबसे फास्ट ड्राइव मैंने ऑस्ट्रेलिया में की है। 220 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे मैं गाड़ी ओह को ले माय गया, गॉड! क्योंकि वो एक सिंगल रोड थी और जहाँ तक मैं देख सकता था आई कुड सी द रोड सिंगल स्ट्रेट। तो मैंने गाड़ी खोली ना, मतलब हाँ, फुल मतलब रेस दी। ना सामने भी कोई नहीं, पीछे अगल-बगल भी नो कुछ भी मैन्स नहीं। लैंड, तकरीबन मैं अगर 200 की स्पीड पे भी गाड़ी चलाऊं तो आधा घंटे तक या आधे घंटे से भी ज़्यादा मुझे किसी गाड़ी ने ऐसे क्रॉस नहीं किया। मतलब नो मैन्स ओह! लैंड थी। तो अगर ऐसी सिचुएशन पे अगर गाड़ी खराब हो गई या कुछ गड़बड़ हुई फिर? तो क्या? इवन मतलब वो उसके लिए रेस्क्यू लाइन्स हैं, रेस्क्यू हेल्पर्स हैं, वहाँ पे आप कॉल करते हो। लेकिन ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे सेलफोन की रिसीविंग भी नहीं है, तो वहाँ पे इमरजेंसी बूथ्स लगे हुए हैं फ़ोन के जो कि कनेक्टेड हैं, तो आप वहाँ से कॉल करते हो। लेकिन मैंने सुना था जब मैं वहाँ गया था और मैंने यहाँ के दोस्तों को बताया कि मैं यहाँ से होके आया हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ इस इलाके में लोग जो है 2-2 रातें, 3-3 रात तक फंस जाते हैं, हेल्प ओह! नहीं आती है, ओह माय गॉड! क्योंकि वो इतना आउटबैक में था, बहुत दूर था। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो इट्स अ बिग डेजर्ट। हाँ, तो मुझे मुझे अभी बड़ी वो क्यूरियोसिटी हो रही है ना, मुझे बहुत कुछ जानना है। तो अभी वो माइन माइन के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल बता सकते हो कि उधर कैसे काम होता है, क्या होता है या? वेल मैं जब वहाँ गया था तो हाँ, मैंने सिर्फ एक्टिव नहीं देखा उसको, अच्छा। वर्किंग कंडीशन में नहीं देखा, लेकिन इतना मुझे एक्सपीरियंस, मैंने ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया। वो पूरे टाउन के ऊपर ना कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ था। ओह माय जैसे कि गॉड! वो माइन करते हैं तो वो सारा वो चलता होगा, तो उसके ऊपर सारा मूव करता होगा, फिर उसको ट्रकों में लोड करते होंगे या जैसे भी। हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे वो बंद था जब मैं गया था, लेकिन पूरे टाउन के ऊपर ऐसे घूम रहा था, बहुत बड़ा। अच्छा, अभी मुझे और जानना है कि ऑस्ट्रेलिया के विलेजेस कैसे होते हैं? आप गए कभी ऑस्ट्रेलिया वेल ऑस्ट्रेलिया में सिटी के विलेजेस को बाहर? कहते हैं, आउटबैक का इलाका कहते हैं, और हुँ, मतलब जैसे हम कहते हैं कि शहर से जैसे दूर, कंट्री साइड हो गया कंट्री इधर, साइड है भी ना? कहते हैं, आउटबैक भी कहते हैं। हुँ, तो मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इतना ज़्यादा मैं नहीं गया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो डोर टू डोर सेल्स का काम करते थे। ओह! तो वो मुझे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में नया नया गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो आउटबैक में लोग रहते हैं, तो उनमें से काफ़ी लोग क्रेजी भी होते हैं ना। मतलब एक दोस्त ने बताया कि वो सेल करने गया, एक डोर पे उसने दरवाज़ा बजाया, तो हाँ, अंदर से एक बूढ़ा जो है ऑस्ट्रेलियन बंदा निकला और उसने सीधा गन उसके हाथ में दी और उसने स्ट्रेट फायर किए। तो तो ऑस्ट्रेलिया में गन लीगल है? मतलब कंट्री साइड पे आउटबैक में ऐसे लोग रहते अच्छा। हैं कि उनके ऊपर वो उस तरह की चेकअप सिस्टम नहीं है वहाँ पे, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब हर कोई तो डेंजरस नहीं होता, लेकिन मतलब ऑब्वियसली। वो बिल्कुल एक मूवी वाला सीन मुझे कोई बता रहा था कि हम लोग गए और आउटबैक में डोर पे नॉक किया, तो अंदर से वो उन लोगों को पसंद नहीं है वहाँ पे कि हमारे डोर पे आके कोई नॉक करे, ओके, और डोर टू डोर सेल्स वालों को तो वो नहीं पसंद करते। ओके। तो अभी एक और चीज़ भी है ना कि जैसे अभी यूके में है ना, आपको लंदन सिटी में प्रॉपर ब्रिटिश कम दिखेंगे, हम्म। है ना? तो मैं ये बता मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी, क्योंकि मुझे यहाँ आए अभी तक 20 दिन हुए हैं, हुँ, तो इन 20 डेज में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लंदन जो है वो कंपेयर टू मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अच्छा। तो यहाँ पे लंदन में तो आपको फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको हर कोई बंदा मिल जाएगा, हर कम्युनिटी हुँ, का, हर ज़बान का, हर रिलीजन का। 200 कंट्री के लोग बसते बिल्कुल हैं। यहाँ लंदन में बसते होंगे, तो ये ज़्यादा डाइवर्स है और ज़्यादा मल्टीकल्चरल है। मेलबर्न में ऐसा नहीं था, इतना मल्टीकल्चरल नहीं था। वहाँ पे साइड्स हैं, मतलब मेलबर्न की एक साइड जहाँ मैं पहले रहता था, ग्लेन रॉय, रॉक्सबर्ग पार्क, हुँ, हुँ, ब्रॉड मेडोज, ब्रंसविक, हुँ, हुँ, तो ये साइड थोड़ी सी ना यहाँ पे लेबनीज, तुर्किश और कुछ मतलब मुस्लिम्स भी रहते थे। फिर हुँ, मैं हुँ। मूव किया मेलबर्न की दूसरी साइड पे, पार्कडेल, मेंटोन, मोडियालिक, तो वहाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑजीज थे, प्योर ऑजीज, और वहाँ अच्छा। पे कम ही लोग आपको नज़र आते थे इंडियन, पाकिस्तानी या मुस्लिम्स, हुँ, तो हुँ, हुँ। ऐसा था। मेलबर्न भी काफ़ी बड़ी सिटी होगी, है ना? मेलबर्न बहुत बड़ी है, बहुत मतलब साइज़ के लिहाज से तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आबादी तो ऑस्ट्रेलिया पूरे की जो है वो कम है। हुँ, मेरा ख्याल है 20 मिलियन है, 25 मिलियन। अच्छा। इतनी आबादी तो कराची सिटी की है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पूरे ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी है। ओह माय गॉड! तो आबादी कम है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा खुला। मेलबर्न जो है ना, ओ सॉरी, लंदन से कंपेयर करेंगे तो लंदन थोड़ा सा कंजस्टेड है रोड्स में, मतलब कंस्ट्रक्शन जिस तरह की हुई हुई है, थोड़ा सा कंजस्टेड है। हुँ, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खुला खुला सा उन्होंने बनाया हुआ है, वाइड रोड्स हैं, थोड़ा सा घूम घूम के आपको जाना पड़ता है और इस तरह का, क्योंकि वो वहाँ पे भी सारा सिर्फ डेजर्ट है और डेजर्ट के अलावा जंगल है। सबर्ब्स के अंदर जो है करीब करीब जंगल है। आप सिटी से एक दफ़ा बाहर निकल जाओ तो डेजर्ट ही डेजर्ट है। अच्छा। सिडनी के पास बहुत मशहूर, मुझे याद है, सिडनी के आसपास पूरा एक बहुत बड़ा जंगल है,
बहुत बड़ा, प्लेन से मैंने देखा था। वो अलाउड करते हो उधर घूमने जाने के लिए हाँ या? हाँ, ट्रेल पार्क, वो एक्चुअली वहाँ पे नेचुरल रिजर्व्स और वहाँ के नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे ट्रेलिंग के लिए जाते हैं, साइकिलिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो उधर कोई ऐसे एनिमल वगैरह नहीं होते? मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद कभी गया नहीं, लेकिन एनिमल ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ का तो हार्मफुल एनिमल्स का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ के बड़े एनिमल्स हैं, कोलास, कैंगरूज, पॉसम्स। मैं मेलबर्न में अपने घर के बाहर अक्सर रात में बैठता था ना, तो कभी कभी रात में तो वो तारों पे, बिजली की तारों पे पॉसम्स चल रहे होते थे, वो बड़े बड़े, तो लेजर लाइट होती थी, उनको लेजर लाइट उनकी आंख में मारते थे, वो गिरते थे नीचे बकायदा। तो पॉसम्स को तंग करते थे हम लोग रात में। और चमगादड़ बहुत बड़े बड़े होते थे। पॉसम्स और चमगादड़ जो है ना, वो लड़ते भी थे, तो बड़ी एक खौफनाक आवाज़ आती थी। अच्छा। हाँ, रात के टाइम एक दफ़ा मुझे याद है, मैं सो रहा था अपने कमरे में, तो मुझे ऐसे चीखने की इतनी खौफनाक आवाज़ आई ना Oh my कि मैं खौफ से उठ गया कमरे में। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा झाड़ी के अंदर एक पॉसम और एक चमगादड़ लड़ रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, और ऐसी आवाज़ थी ना कि मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। तो और एक चीज़ मुझे बताओ कि जैसे यूके में क्या होता है कि नवंबर के बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी तक बहुत ठंड रहती है, और उसके बाद थोड़ा अप्रैल से थोड़ा वेदर चेंज होता है, समर जैसा लगता है। सो ऑस्ट्रेलिया का वेदर का क्या सिस्टम है, साइकिल क्या है, मतलब कौन से मंथ में ठंड होती है, गर्मी होती है? हमारे कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे कंट्रीज से बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा। नवंबर और दिसंबर और जनवरी गर्मी है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे तो ठंड होती है। क्योंकि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही दुनिया के दूसरे कोने पे है, तो अच्छा। वहाँ का वेदर सिस्टम हमारे कंट्री से बिल्कुल अपोजिट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये वहाँ की गर्मी है, और जून जुलाई पीक सर्दी है वहाँ पे। और पीक सर्दी में ये कि स्नो, जब मैं गया था तो मेरा ख्याल है अप्रैल मई का ही महीना रहा होगा या जून का रहा होगा, जब मैं माउंट बुलर गया था, तो स्नो पड़ती है वहाँ पे। बिल्कुल अपोजिट साइकिल है वेदर का। लेकिन वाइडली नोन है ये चीज़ कि जो पर्थ सिटी है ना, जो कि बिल्कुल एक दूसरे कोने पे है, वो वाला एरिया हॉट कहलाता है, मतलब गर्म इलाका कहलाता है। वहाँ गर्मी भी ज़्यादा जाती है, और ठंड भी, ठंड में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अच्छा। जो कि मेलबर्न है, मेलबर्न कोल्ड ज़्यादा ठंड होता है, मतलब 7 8 9 महीने आपको ठंड मिलेगी वहाँ पे। बाकी 3 4 महीने हल्की गर्मी मिलेगी, और 1 महीना आएगा, 1.5 महीना, जब सही वाली गर्मी पड़ेगी। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी सिटी कौन सी है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बाकी कुछ सिटीज़ तो मैंने देखी हैं, बहुत छोटी थी। कैम्बरा बहुत छोटी है, जो उनका वो मेरा ख्याल है कैपिटल भी कैम्बरा ही है ऑस्ट्रेलिया का। तो और एडिलेड छोटा है, मेलबर्न बहुत बड़ा है, सिडनी बहुत बड़ा है, गोल्ड कोस्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, ब्रिस्बेन, और फिर जो है वो पर्थ भी बड़ा है, आई थिंक सो। तो मेरा ख्याल मेलबर्न और सिडनी बहुत बड़े शहर हैं वहाँ का। सिडनी बड़ा, सबसे बड़ा होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। सो हम थोड़ा जानते हैं कि आप सिडनी और मेलबोर्न में क्या क्या घूमने वाली जगह है? वेल, सिडनी की सबसे मशहूर जगह तो है ओपेरा हाउस, उसके अलावा तो ये और बोंडाई बीच, सिडनी मैं का तो कभी बोंडाई गया बीच। नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और हमारे भी जो व्यूअर्स होंगे काफी लोग नहीं गए होंगे, तो जानना कि ये वो ओपेरा हाउस होता है, उसके अंदर है क्या, ये वो क्या, आप गए कभी? नहीं, अच्छा, आप भी नहीं गए? नहीं गया। तो उसमें कुछ आइडिया है आपको क्या होता मैंने है? बाहर से मतलब देखा हुआ है दूर से, अच्छा। अंदर नहीं गया मैं ओपेरा हाउस के, मुझे तो आइडिया अंदर नहीं है। जाने का क्या, वो कुछ टिकट्स वगैरह होता मेरा है? ख्याल है होगा कुछ ना कुछ टिकट वगैरह अच्छा। होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी जितना अरसा मैंने गुजारा है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने मेलबर्न में ही गुजारा है। घूमा हुआ हूँ सारे सिटीज़, लेकिन एक एक दो दो रात के लिए, 3 3 दिन के लिए गया हूँ। तो मेलबर्न के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, हर चीज़ पता है मेलबर्न के बारे में। फेमस जगह जो है, बिल्कुल मेन सेंटर ऑफ द सिटी जो है, वो फ्लिंडर स्ट्रीट है, एक बहुत मशहूर फ्लिंडर स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन है, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत बड़ा है। कुछ हटके मेलबोर्न के बारे में कुछ बताइए, कुछ जैसे कोई नाइट लाइफ, क्लब, कैसीनो, वो तो कैसे होते हैं? मेलबर्न का सबसे बड़ा कैसीनो, जो कि बड़ा एक मशहूर कैसीनो है, क्राउन कैसीनो के नाम से ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऊपर उसके ताज बना हुआ है। अच्छा। क्राउन कैसीनो मैं एक ही दफ़ा गया था, मैं भी जब शुरू शुरू में गया था, और $50 लगाए थे मैंने, रोलेट पे हार गया था, तो बस वन टाइम एक्सपीरियंस my लिया था, वन टाइम एक्सपीरियंस लिया था। तो बहुत बड़ा अच्छा कैसीनो है वो, मतलब अंदर ही रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और कैसीनो के अंदर ही सारा होटल्स, रेस्टोरेंट सब? मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ऊपर फ्लोर पे रेजिडेंशियल भी है, ऑफिसेज भी हैं, तो बिल्डिंग बहुत बड़ी है वो। और कैसीनो वो इटसेल्फ जो है, वो दुनिया के कुछ सबसे बड़े कैसीनोज में से काउंट होता है। इट्स नॉट लाइक लास वेगस वाले कैसीनोज तो नहीं, क्योंकि लास वेगस तो फिर बिल्कुल ही अलग क्लास है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर काउंट करें तो सबसे बड़ा कैसीनो यही था, क्राउन कैसीनो। अच्छा। और बहुत ज़्यादा गैमलिंग होती थी, मतलब कई दफ़ा मैं सुनता था कि रात में यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस की एक रात में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है गैमलिंग के अंदर। ओह माय गॉड। बहुत दुनिया के रिच रिच लोग आते थे, बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स आते थे,
और उनके जो है जेट्स और यॉट्स मेलबर्न सिटी में पार्क होते थे और फिर वो कैसीनो के अंदर खेलने आते थे। उनके टेबल्स तक भी आम लोग नहीं जा सकते ना, वो रिजर्व्ड होते हैं और बिल्कुल अलग पोर्शन में होते हैं। बहुत बड़ा कैसीनो है, तो उनके तो टेबल्स अलग, हर चीज़ अलग, उनके स्टाफ, उनका हर चीज़ जो सर्विंग उनको वहाँ होनी है, बिल्कुल एक प्रोटोकॉल मिलना है। ऑस्ट्रेलिया के जो जैसे मिलियनर लोग हो गया ना, उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ और ही हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पैसा तो मतलब इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें, हम लोग इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स हैं, हम और आप, हम लोग इंडिया पाकिस्तान से आते हैं कि पैसे की वजह से ना। तो बिल्कुल। इन कंट्रीज़ के अंदर ये कि डॉलर, यूरो, पाउंड इसकी वर्थ मोर है। इवन कि यहाँ पे अर्न आप कम करते हो, जैसे हम पाकिस्तान में रह के 2 लाख 3 लाख कमा लेते हैं, यहाँ पे आप 3,000 भी कमाओगे तो आपको वो लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाता है जो आपको पाकिस्तान में 3 लाख में भी नहीं मिलता। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ आपको, आप भी यहाँ पे लंदन में किसी भी होटल में जाके महीने में कम से कम एक दफ़ा खाना खा सकते हो, आराम से, अगर आप यस। जॉब करते हो। यस। पाकिस्तान कराची सिटी में मैं रह के, कराची का अगर सबसे जो महंगा अगर मैं कहूँ फूड स्ट्रीट है, दो दरिया वाली, तो 50% आबादी अपनी ज़िंदगी में कभी वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड वो नहीं है आपको। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप कितना अर्सा यहाँ पे इस मुल्क में काम करोगे कि आप BMW या मर्सिडीज खरीद लो? इधर तो कभी भी 2 4 6 महीने में ले सकते 6 महीने में ले सकते हो। पाकिस्तान इंडिया में रह के आप जो है वो 10 साल भी 20 साल भी काम कर लो, आप BMW मर्सिडीज नहीं ले सकते। दैट्स ट्रू। तो ये एक जो है वो माइंड मतलब एक standard लिविंग है। स्टैंडर्ड के अलावा भी अप्रोच में, हर चीज़ आपकी अप्रोच में अच्छी चीज़ें। आप आईफोन ले सकते हो जाके प्लान पे कल सुबह नया, यू कैन पे इट ऑफ इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years इजीली। तो एक ये कि और इधर रिस्पेक्टफुल लाइफ भी है, डिसिप्लिन है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे सीधे रहते हो अपना हर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्डेड है, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अगर आप यहाँ पे अपना रिकॉर्ड और अपना हर चीज़ सीधी रखते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कंपेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आप अपनी स्टडी पूरी करो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लो, एंड देन आप जो है अपने करियर को परस्यू करो। बंदा करियर ओरिएंटेड हो तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो अभी हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से हट के अभी थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी सिटी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है कराची सिटी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पोर्ट सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है। हमने भी सुना है, जैसे हम जैसे इंडिया जाते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारी अगर दुबई से फ्लाइट होती है ना, तो जब दुबई से हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो कराची की लाइटें दिखती है। और लिटरली हाँ। अच्छा, जब हमको लगता है कि अभी 15-20 मिनट में अहमदाबाद आ जाएगा, सही। क्योंकि कराची तो हाँ, बिल्कुल मैंने border भी पे है सुना, ना। मैंने भी सुना कि कराची और मुंबई का जो समुद्री फासला है वो 300 किलोमीटर भी नहीं है, तो प्लेन के लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना। और कराची और जो बॉर्डर पे ही है, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर, एज समंदर लगता है ना। हाँ, एज सिटी है। है ना। सो एक तो कराची हो गया, और लाहौर से बहुत, पंजाब के अंदर लाहौर सबसे बड़ा सिटी है, मतलब सबसे मशहूर जो है। उधर भी लाइक बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सब लाहौर में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो नहीं मिलेंगे आपको, मतलब कराची में तो मिल जाएंगे बड़ी बड़ी। बंगलोज बड़े-बड़े। बेंगलोज आपको लाहौर में बहुत एक्सपेंसिव और बहुत DHA में। अच्छा। और उसके अलावा DHA के अलावा वो कौन सी सोसाइटी है बड़ी मशहूर है, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम, बड़ी मशहूर सोसाइटीज़ हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे, आप देखेंगे, आप बोलेंगे इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो DHA से तो आपको पता है पाकिस्तान के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, आर्मी का वो प्रोजेक्ट है। तो दे आर फिल्थी रिच, उनके पास पूरे मुल्क का पैसा ही उनके पास है। तो बंगलोज आप देखें, 2-2 कनाल के बंगलोज, एक कनाल के बंगलोज, 4-4 गाड़ियाँ। तो वहाँ का उनका तो लाइफस्टाइल ही अलग है ना, वो तो फिर अपर क्लास है पाकिस्तान की, एलिट्स। तो अभी मैंने भी सुना है कि पाकिस्तान का काफी, जैसे कराची में हो गया है ना, खाना बड़ा फेमस है। कराची के अंदर खाना, वैसे तो जो खाना फेमस है वो लाहौर का ज़्यादा फेमस है। अच्छा, लाहौर का ज्यादा फेमस। मतलब जो, क्योंकि मैं पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो जो पंजाबी कम्युनिटी का खाना है वो ज़्यादा लाहौर का फेमस है और गुजरांवाला का। अच्छा। लेकिन जो ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो फिर कराची का खाना फेमस है, क्योंकि कराची में रहते हैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि बहुत फेमस है अपने मज़ेदार खानों के लिए ना। अच्छा। बिरयानी जैसे कि कह लो, तो क्योंकि उर्दू जो कम्युनिटी है वो इंडिया से माइग्रेटेड है, तो बिरयानी डिश वही लाए थे, बिरयानी जो कि वर्ल्ड ओवर फेमस है बिरयानी पाकिस्तान की या इंडिया की। तो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो इंडिया से माइग्रेट होकर आई थी, ये उनकी डिश है। तो बेस्ट बिरयानी, हलीम, फास्ट फूड कराची सिटी में बहुत ज़्यादा चलता। अच्छा। एक फास्ट फूड और एक कोयटा चाय जो है, कोयटा से पठानों की चाय, हर जगह आपको हर 2-4 गलियों के बाद एक कोयटा होटल मिलेगा जहाँ पे वो चाय बनाओ, पराठे बनाएंगे। अच्छा। और फास्ट फूड भी आपको हर 2-4 एक छोटे फास्ट फूड मिलेगा आपको, बर्गर्स, रोल, पराठे, ये बहुत चलता। ओके। और पाकिस्तान में क्या क्या टूरिज्म प्लेस, कुछ डिफरेंट घूमने वाली कोई जगह? वेल मैंने पाकिस्तान इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन सिर्फ ओनली
वन टाइम हैड अ चांस 2 years ago, मैं जो है इस्लामाबाद से मैंने एक टूरिस्ट कंपनी के साथ जो है ना 5 दिन का टूर बुक कराया। तो कोस्टर उनकी थी और होटल भी उनके थे, खाना भी उनका था, बहुत चीप था वो। अच्छा। तो वो हमें लेके गए नॉर्दर्न साइड, बहुत फेमस जगह थी, नारान, कागान, हुंजा। हम्म। तो बहुत खूबसूरत है वो जगह, लिटरली बहुत खूबसूरत है। और क्या हमें वो उधर? लेके गए खुंजराब पास से होते, खुंजराब पास है बिल्कुल चाइना का बॉर्डर। तो मैं लिटरली चाइना के बॉर्डर तक गया और वो गेट देखा, चाइना के सोल्जर खड़े हुए थे, तो वहाँ पिक्चर्स ली मैंने। और बिल्कुल स्नोफॉल हो रहा था, और वो बर्फानी, क्या कहते हैं उसको, बर्फानी गाय होती है, ऑक्स कहते हैं क्या, अच्छा। बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उसको, ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी मैंने। हाँ। और वो इलाका मशहूर है क्योंकि वहाँ पे जो है ना दुनिया की एक रेयर स्पीशी है स्नो लेपर्ड की। अच्छा। स्नो लेपर्ड उस इलाके में होता है, बहुत रेयर है उसको, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक वाले जाते हैं उसको ढूंढने उस रीजन में। दुनिया में बहुत कम जगह पे पाया जाता है स्नो लेपर्ड का, एक वो पूरा इलाका है, नारायण का गान और उस तरह के पहाड़ी इलाके। और पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर, एक कह लो बकरे या शीप की एक किस्म है, ख़ास किस्म है जिसके सींग बड़े बड़े होते हैं, हाँ। मारखोर कहते हैं, आईबेक्स कहते हैं उसको, आईबेक्स नाम है उसका। वो भी उसी रीजन का है, द लैंड ऑफ आईबेक्स जो है वो मेरा ख्याल है गिलगित और बल्तिस्तान। तो ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, नारायण का गान, और फिर चाइना बॉर्डर तक मैं होके आया था। तो बहुत ब्यूटीफुल है ब्रदर, मैं बता नहीं सकता, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी 20 साल की उम्र तक, तो मैं कभी मौका नहीं मिला था मुझे ना। लेकिन 2 साल पहले मैं वहाँ था तो मैं गया, मैंने लिटरली स्विट्ज़रलैंड का एक्सपीरियंस मैंने जो है वहाँ फील किया। रियली? बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हम कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है। हाँ। चलो वो अलग डिबेट है, आधा आपके पास है आधा हमारे पास है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो कश्मीर से ही जुड़े हुए बाकी इलाके जो हैं, हाँ। वो यही रीजन है ना जिसको मतलब बहुत खूबसूरत है यार। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत है। क्योंकि पता है क्या है, जैसे हमने भी पहले क्या होता था ना कि जब पैसे नहीं थे तब टाइम बहुत था, ठीक है। अभी है कि चलो घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन अब टाइम नहीं होता। अब टाइम नहीं मिल रहा। तो यही लाइफ का सिलसिला चलता रहता लेकिन है। इस कंट्री, इन कंट्रीज में रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा पता है कि आपके पास पैसे आ जाए ना तो आप साल बाद कम से कम 15-20 दिन की एक छुट्टी लो और यूरोप का टूर मार के आओ, 2-4-5 एक शेंगन वीज़ा लो और इटली, फ्रांस, जर्मनी, एम्स्टर्डम, हॉलैंड, जो फेमस जगह है, स्विट्जरलैंड, घूम के आओ। यहाँ पे इजीली आप घूम सकते हो। हाँ बिल्कुल। मेरा भी ये प्रोग्राम, हालांकि मुझे आए हुए भी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे ही मेरा सेमेस्टर ब्रेक होगा या 2 सेमेस्टर के बाद, 1 साल बाद जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, पहले मौके पे मैं यूरोप टूर मारूंगा, अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत शौक है घूमने का। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 30-40 मुल्क देख के फिर मरूं, मरने से पहले। क्यों ना, दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, तो बिल्कुल। बुरा तो नहीं है कि आप देख के मरो दुनिया। बहुत और शौक है। वही है ना कि जो बड़े लोगों ने बोला है ना कि आप जितना घूमोगे ना, आप बोलते हैं ना कि जैसे आप निकल पड़ो घर से, आप 2 साल, 1 साल या 6 महीने घूम के जब वापस आओगे ना, आप कुछ और अलग से बन के आओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो गोरे होते हैं ना लोग, इनका एक बड़ा वो रूटीन होती है, पूरा साल पैसा कमाते हैं और साल के 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा था, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस थे जो छुट्टी करते थे 1 महीने की और फिर बाली चले जाते थे बीच, मतलब आइलैंड्स में, थाईलैंड, बाली, पूरा एक इंडोनेशिया। महीना, 15-15 दिन रहते मतलब थे। जितना साल में कमाया ना, वो उनको 1 महीने का रेस्ट चाहिए, जाके वहाँ पे रिजॉर्ट्स में, बीचेस में वो लुटा के आएंगे। और ये कि टूरिज्म तो फिर इनके लिए, इन्होंने जाना ही होता है, इनके लिए तो ईजी होता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तान इंडिया वालों के लिए हम तो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आप पैसे कमाते हो तो आप साल बाद एक यूरोप टूर पे जाओ ही जाओ। अच्छा अच्छा। ओके, अभी हम थोड़ा वापस से फिर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में जो नाइट लाइफ है, ठीक है, उधर बहुत बड़े क्लब्स वगैरह भी होंगे। क्योंकि क्लब्स का जब मैं एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया कभी? गया था मेरी उम्र थी 20 साल, तो उस वक्त तो नई नई जवानी थी, हाँ, वो तो तो थोड़ा था गरम शौक, खून होता है, थोड़ा है था ना? शौक था, तो मैंने क्लबिंग की थोड़ा अरसा। अच्छा। तो बड़ा मशहूर क्लब है रिवॉल्वर, बहुत बड़ा क्लब है और बड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो रिवॉल्वर में गया 2-4 दफ़ा, वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा डांस फ्लोर है, बहुत बड़ा बार है उनका। तो रिवॉल्वर बहुत फेमस क्लब था। इसके अलावा ब्रंसविक में मैं रहता था, तो मेरे करीब ही एक क्लब रखता था, रेलवे के नाम से क्लब था। उसका नाम रेलवे इसलिए था क्योंकि उसके बिल्कुल बाहर ही ना, रोड के बिल्कुल अक्रॉस ट्रेन की पटरी गुजर रही थी, तो क्लब का नाम भी रेलवे रखा हुआ था। छोटा क्लब था, लेकिन उनका जो अंदर डांस फ्लोर था वो उन्होंने ना बड़ा वो आर्टिफिशियल सा बनाया हुआ था, पहाड़ी का लुक, छत और साइडों पे पहाड़ियों का लुक और इस तरह रॉक्स पड़े हुए थे, और डांस फ्लोर लेकिन मैट था वहाँ पर भी। अच्छा। तो वो भी देखा मैंने। फिर एक इवेंट था, आप जानते होंगे, इंडियन रैपर बादशाह, हाँ हाँ हाँ। बादशाह आए थे। अच्छा, क्लब में इवेंट था बादशाह का? हाँ, बिल बोर्ड्स के नाम से क्लब था मेलबर्न में, रसल स्ट्रीट पे। ओके। रसल स्ट्रीट पे बिल बोर्ड के नाम से क्लब था, तो वहाँ मैंने बादशाह को अटेंड किया, बड़ा मज़ा आया। वो अच्छा। नाइट जो थी ना, वो वन ऑफ द नाइट्स आई रिमेंबर, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था।
और आप जो क्लब के बारे में बता रहे थे कि कुछ डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट। ओ यस, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ। हाँ। तो मेलबर्न के अंदर एक मतलब सेंट्रल सिटी के पास ही एक क्लब था वैम्पायर्स के नाम से। अच्छा। तो वहाँ एक दफ़ा जाना हुआ तो मैं तो डर गया था। वो लिटरली वो कुछ मेंटली सिक लोग मैं कहूँगा, इसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। उनको वैम्पायर बनने का शौक था। अच्छा। तो वो लिटरली उन्होंने अपने दांत शार्प कराए हुए थे वैम्पायर्स की तरह, ओह माय गॉड। कोट काले कोट पहन के आते थे, कॉलर उठे हुए वैम्पायर्स की तरह, और वो वहाँ बैठ के एक दूसरे के सामने ग्लास रखते थे और यहाँ कट लगाते थे और खून जो है लिटरली कट लगाते थे लिटरली कट अपने हाथों में। अपने हाथ से ना, एक एक बंदा दूसरे को यूं कट लगाएगा, थोड़ा सा खून ग्लास में डालेगा, मतलब 15-20 my ड्रॉप, God. और देन वो सिप करेंगे। तो रियली। ब्रो मैं इतना डर गया था, मैं वहां से छोड़ के भागा हूँ मैं वहां से। मुझे किसी ने बोला यहाँ पे विजिट करना, तो मैं चला गया। एक रात ना वीकेंड में फ्री था तो मैं चला गया, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट देख के मैं बोला नो ब्रदर, इट्स नॉट फॉर मी। मैं वहां से उठ के चला भाई ये तो गया। डेंजर चीज होती है। डेंजर है, डेंजर, बहुत तो डेंजर। वो कोई उनको कुछ कहता भी नहीं है, बिल्कुल बिंदास खुलेआम करते हैं। बिंदास खुले हैं उनको, कौन क्या कहेगा। कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे वो, बस उनको एक शौक है ऐसा। शौक, मतलब अजीब सा शौक है उनका। हाँ यार, ये तो डेंजर चीज है। ओके। सो और क्या क्या इवेंट्स हमारी एशियन इवेंट्स होती थी? वेल जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे इंडिया में आईपीएल होती है, पाकिस्तान में पीएसएल होता है, क्रिकेट लीग की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट लीग होती है उसका नाम है बिग बैश। ओके। तो मैंने बिग बैश का जो है मैच एमसीजी में बैठ के देखा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। दुनिया भर के प्लेयर्स बिग बैश खेल रहे होते हैं, इंडिया के भी थे, पाकिस्तान के भी थे। जैसे इस तरह होता है जिस तरह आईपीएल में प्लेयर्स बाय करते हैं, टीम्स बनी हुई होती हैं, वो खेलते हैं। बिग बैश में भी इसी तरह होता है कि प्लेयर्स दुनिया भर के अच्छे वो बाय करते हैं और टीम्स बनती हैं और वो खेलते हैं। अच्छा, दुनिया भर के प्लेयर जाते हैं उधर? हाँ बिल्कुल जाते पाकिस्तानी प्लेयर भी जाते हैं क्या? हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिग क्योंकि बैश में इंडियन तो नहीं जाते। इंडियन लीग जो इंडियन वो जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो अलाउड ही अलाउ नहीं करती करता कि दूसरी जाएं, लीग बिल्कुल। में लेकिन जाके दूसरे खेलें। कंट्रीज के भी जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे कंट्रीज के प्लेयर जाते हैं। इसी तरह एक स्पोर्ट्स है, मतलब मेरा कभी चांस नहीं हुआ खेलने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोगों को बहुत पसंद है। इट्स कॉल्ड फुटी। फुटी? फुटी, दे कॉल इट फुटी। वो क्या होता है एक्चुअली बिल्कुल रग्बी की तरह, बिल्कुल रग्बी की तरह। रग्बी का पता है आपको? नहीं। रग्बी एक स्पोर्ट्स है, अमेरिका की स्पोर्ट्स है, जहाँ वो बॉल लेते हैं, हेलमेट पहने होते हैं, मोटे हाँ, वो मोटे। एक बॉल एक जो डंडा होता है और उससे। नहीं नहीं, वो तो है ना, वो तो हॉकी है ना। नहीं, हॉकी नहीं, एक और भी एक डंडा होता है और हॉकी की तरह का होता है। हाँ। वो भी एनएचएल, वो एनएचएल होती है अगर। अच्छा, स्क्वॉश जैसा ही कुछ? नहीं, वो जो बॉल मारते मैं हैं जिसकी और बात ऐसे ही। कर रहा हूँ वो है कि वो ओवल सा बॉल होता है, ओवल होता है, ओवल शेप का। अच्छा। और हेलमेट्स पहने होते हैं, मोटी मोटी जैकेट्स पहनी होती हैं, दूसरे को भागते हुए कंधे मारने होते हैं, गिराने होते ओ हैं, ये और उसको लाइन के पार रखना होता है। हाँ, तो और वो बिल्कुल बॉल भी ऐसे लंबा सा होता है ओवल की तरह ना, वही कह रहा हूँ, Yes, ओवल yes, बॉल होता है। तो oval वो ball। फुटी कहलाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसमें क्या आप टांग से भी मार सकते हो और बहुत दूर मार सकते हो। फुटी ऑस्ट्रेलिया में बहुत देखा जाता है, बहुत खेला जाता है। पता नहीं उनको, मतलब फुटबॉल भी कहते हैं, फुटी भी कहते हैं, है रग्बी की तरह, लेकिन नाम उसका फुटी है। तो हम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सॉकर और फुटबॉल है, अच्छा। तो नाम में डिफरेंस है। ये भी है रग्बी की तरह, नाम फुटी है, लेकिन कहते फुटबॉल है वहाँ का। तो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कभी देखने का, मतलब छोटा मैच मैंने देखा है लोकल ग्राउंड में। बड़ा जो नेशनल लेवल का कोई मैच मैंने फुटी का नहीं देखा, लेकिन लोगों का क्रेज बहुत ज़्यादा था। बैटिंग करते थे फुटी के ऊपर। ओह, फुटी होती है तो बैटिंग शॉप्स भरी हुई होती हैं ऑस्ट्रेलिया क्या की। बात है। ओके। सो अभी हम बात करेंगे, बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच आप बोल रहे हैं, मैं देखा था। यस, इंडिया में 2014 के मिड में गया था। तो मेरा ख्याल है उसी साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में जो है 14 या 15 में समटाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच पड़ा एडिलेड सिटी में। मैं रहता था मेलबर्न में। तो ये कि सिडनी एक साइड पे है, बीच में मेलबर्न है और फिर एडिलेड है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो गाड़ियाँ लेके सिडनी से आए, फिर हमारे 2-3 गाड़ियों में हम मेलबर्न से जमा हुए। तो 5-6 गाड़ियों पे हम लोग गए थे, और जो है ना वो मतलब पेंट किया हुआ हमने, बाजे हमारे पास थे, मुंह पे पेंट हुआ हुआ था, शर्टें पहनी हुई थी पाकिस्तान की। बीच में इंडियन कॉन्वॉय भी हमने देखे, वो भी इसी तरह जा रहे थे। तो रोड पे भी बड़ा शुगल लग रहा था। तो वो 5-6 गाड़ियाँ चलाते हुए हम एडिलेड गए, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा। वहाँ बहुत सारे झगड़े भी हुए स्टेडियम के बाहर ना, पुलिस को इंटरफेयर कर। लिटरली झगड़ते हैं हाँ, लिटरली पाकिस्तान इंडिया के वो क्लैशेज हो गए ना, लड़के, आपको पता यूथ होती है सारी। तो वो बस कुछ लड़कों के क्लैश हो गए, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। खैर करा के हम स्टेडियम के अंदर गए, हमने मैच देखा। पाकिस्तान मैच हार गया ब्रदर, एज ऑलवेज। आपसे मैच नहीं हार, एज ऑलवेज मैच हार गए वर्ल्ड कप का। बड़ा हमें नाउमीदी हुई, हम इतनी दूर से आए। तो हमने जो है ना वो शर्टें उतारी और शर्टों को उल्टा किया और फिर पहना, किसी को पता ना लगे हम पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि बाहर तो चांद सितारा बना हुआ था ना। चलो भाई, अभी इंडिया तो हमको अच्छा लगा। तो वो मतलब वो चांद सितारा हमने अंदर को कर दिया और उल्टी शर्टें पहन के फिर हम गाड़ी में बैठे और गए घर। अच्छा, तो
वो जो स्टेडियम का माहौल क्या होता है जब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है? ब्रो पागल होते हैं ना लोग। एडिलेड स्टेडियम कोई बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं था, छोटा स्टेडियम था, लेकिन लिटरली जो क्रेज था ना, मैंने पाकिस्तान इंडिया और वो भी मैच वर्ल्ड कप का, और तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने स्पाइडर कैम देखा। वो जो स्टेडियम में स्पाइडर कैम नहीं होता, आपको पता होगा, स्पाइडर आपको भी नहीं पता, स्टेडियम मैच जहाँ होता है ना क्रिकेट के, तो वो उन्होंने तारें लगाई होती हैं पोल्स पे बड़ी बड़ी, यस और उसके ऊपर कैमरा चलता है। यस यस, वो पता है मुझे। मुझे नहीं पता था, तो वो मैंने 2015 में देखा एडिलेड स्टेडियम में। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये किस तरह का कैमरा है, ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है। तो पता नहीं वायर से मूव कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं किस सेंस में उन्होंने लगाया होता है कि वो हर डायरेक्शन में जा सकता है, हर हाइट पे जा सकता है। तो वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाई हमने, बड़ा एंजॉय किया। तो और एडिलेड स्टेडियम कुछ इस तरह का था कि बैठने की चेयर्स वगैरह भी थी, और कुछ वो खाली छोड़ा हुआ था ग्रासी, वहाँ आप लेट सकते हो जाके, लोग बियर पी रहे थे। अच्छा। तो मतलब हर तरह का अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा हो? बैड एक्सपीरियंस तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मेरा कोई इतना खास नहीं था। हाँ, एक बैड एक्सपीरियंस मुझे रहा है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल मींस अच्छे हैं, मैं अच्छी सैलरी कमा रहा था, तो मैंने 2 गाड़ियाँ रखी हुई थी और एक बाइक रखी हुई थी। तो वो ऐसा हुआ कि वो गाड़ी दूसरी स्पोर्ट बाइक? स्पोर्ट्स बाइक रखी थी, कुछ अर्से के लिए रखी थी। अच्छा। तो एक मैंने गाड़ियाँ 2 रखी हुई थी, एक होल्डन एस्ट्रा रखी हुई थी, तो बटन दबाओ तो रूफ उसका खुलता था। मतलब पैसे तो अच्छे बन रहे थे? पैसे अच्छे बन रहे थे। अच्छा। तो एक मित्सुबिशी मैग्ना रखी हुई थी मैंने 3.5 लीटर्स। तो ये ऐसा हुआ कि एक दोस्त बना, उसको गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने दे दी, मेरे पास फारिग खड़ी हुई थी। तो वो यूज़ करता रहा, गाड़ी की टैक्स भी था, इंश्योरेंस, हर चीज़ रोड वर्दी पेड थी। लेकिन जब आप टोल्स हाईवे से गुजरते हो ना, तो आपको टोल पे करना होता है। हाँ, वो इधर भी होता है। वो क्या किया उसने, वो इतना वो ड्राइव करता रहा मेरा दोस्त, और उसने कभी टोल पे नहीं किया। वो सारे होता था, वो 8-8, 10-10, $12-12 का फाइन वो मेरे नाम पे आते रहे, और मैं अपनी जगह भी चेंज कर चुका था। तो वो बढ़ बढ़ के $100, $150, $200 तक फाइन्स पहुंच गए मेरे, और पर बहुत सारे थे। उसने कभी पे ही नहीं किया, गाड़ी चलाता रहा हाईवेज पे, टोल्स पे। तो वो ये मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह किसी को दो, तो मेक श्योर कि वो टोल पे कर रहा हो, टैक्स पे कर रहा हो, ऐसे किसी को गाड़ी मत दो। लाइबिलिटी है ना आपके ऊपर, अगर वो क्राइम भी कर दे, या अगर वो टोल्स नहीं पे कर रहा, तो आपके ऊपर सारा वो आता है। बिल्कुल। इसी बात पे मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसने गाड़ी ली। ठीक है, उसने इधर क्या होता है, गाड़ी लेने के बाद एक लॉग बुक आता है गाड़ी का। ठीक है, जी जी जी। तो वो लॉग बुक वगैरह उसके नाम पे कर दिया, सब कुछ ओके था। लेकिन जब उसने सेल की ना गाड़ी, ठीक है, तो जो जिस बंदे ने खरीदी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने नाम पे लॉग बुक करी नहीं। करी नहीं। क्योंकि वैसे होता क्या है, जैसे मैं आपको गाड़ी बेचता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इन्फॉर्म करना होता है आगे कि भाई मैंने बेच दी है बिल्कुल। और आपने खरीदी। तो उससे क्या हुआ कि वो लॉग बुक खो गई जब उसके बेची तब। तो जो जिसने खरीदी, उसने क्या करना होता है कि एक ग्रीन स्लिप मिलता है, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके एक फॉर्म आता है, वो फिल करके अगर भेज दे तो वो गाड़ी अपने नाम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे था, वो उनका आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और एक फॉर्म फिल करना हाँ जी। पड़ता है। तो उसने क्या किया, जिसको बेची थी ना, उसने अपने नाम पे की नहीं। इतने सारे टिकट्स आते रहे। आपको पता है, इधर 2 वीक या 4 वीक नहीं पे करते ना, डबल हो जाता, फाइन लग जाता। डबल के डबल यार। उसके इतने टिकट्स हो गए ना, मतलब 2-3 हजार पाउंड के टिकट्स हो गए। अच्छा, मैं भी आपको बता रहा था, मेरे साथ भी इस तरह हुआ, टिकट्स बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे एक इसका सॉल्यूशन मिल गया था। मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन कैमरे पे, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी इंडियन, अच्छा। तो वो मुझे ले गई अपनी एक और फ्रेंड के पास, वो भी इंडियन थी। वो साइकाइट्रिस्ट थी, बहुत काफ़ी अच्छी जानी मानी साइकाइट्रिस्ट थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको सारी बात बताई, मैंने कहा इस तरह वो मेरे ऊपर बहुत फाइन हो गए। कहती है कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक ना बताती हूँ, एक ना सर्टिफिकेट बना के दूंगी कि मैं बहुत डिप्रेस था, और क्योंकि मैं अपने कंट्री से नया नया आया हूँ और स्टूडेंट लाइफ पे हूँ और होम सिक भी हूँ, और इस तरह तो मैं आई कुडंट कीप अप विद माय रिकॉर्ड्स। मैं अपने रिकॉर्ड्स को सही चेक नहीं कर पाया कि मेरे नाम पे फाइन्स आ रहे हैं, और एट अ टाइम मैंने जो है ऑन टाइम मैंने अपनी गाड़ी की जो आपकी डिटेल्स हैं वेबसाइट्स पे जाके चेक नहीं की कि देखो कितनी लाइबिलिटी आ रही है मेरे ऊपर, ये वो। तो मैं आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दूंगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट थे और डिप्रेशन में थे, और थोड़ा सा आपको बिजी हो गए आप, और एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो आप कीप अप नहीं कर पाए रिकॉर्ड्स के साथ, तो वो लेके आप कोर्ट में चले जाना। तो आपके वो जितने फाइन्स जो फाइन लग के बढ़ गए हैं, वो दोबारा ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएंगे सारे ना, 10-12 पे आ जाएंगे दोबारा। तो एक ऐसा हल था। ये पता है क्या है, ये हमारे देश क्योंकि इन कंट्रीज में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने ये देखा, यहाँ पे भी मैंने ये बात फील किया कि हेल्थ को ओवरऑल, और स्पेशली मेंटल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। हाँ, और इसका
बिल्कुल गलत फायदा भी उठाते हैं, जैसे मैं बता रहा देसी हूँ लोग बहुत उठाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि उसने मुझे मशवरा दिया कि आप उठा सकते हो ये फायदा, मैं आपको पूरा लेटर बना के दूंगी और हर चीज, उसने मेरी हेल्प की भी, लेकिन वो एंड के देश थे मेरे, तो फिर मुझे वो यूज नहीं करना पड़ा। ओके, अभी हम थोड़ा बात करते हैं, जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था, है ना, कि आपने क्रूज टूर की थी ऑस्ट्रेलिया। ओह ब्रो, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। अच्छा, हाँ, तो वो क्या, शुरुआत से थोड़ा बताइए कि आपने कैसे बुक किया और कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या क्या चीजें थी उसके अंदर। वेल वो एक 4 दिन का क्रूज था। मैंने बुक ऑनलाइन किया था एक कंपनी के थ्रू, और उस शिप का नाम था पैसिफिक ज्यूल। अब उसका नाम बिक गई और उसका नाम चेंज हो गया, जो कि मैंने लेटेस्ट बाद में सुना। लेकिन जिस टाइम मैंने ट्रैवल किया उस पर 2016-17 में, तो वो उसका नाम था पैसिफिक ज्यूल। वो स्टार्ट हुआ, 4 दिन का क्रूज था। मेलबर्न के अंदर एक जगह है स्टेशन पियर के नाम से। तो पियर बेसिकली कहते हैं जहाँ पे शिप आके लगता है ना, डेक भी कहते हैं, लेकिन जो ये बहुत बड़ा वुडन पूरा पियर था, बहुत बड़ा। अच्छा। और आपको बिल्कुल जिस तरह इमिग्रेशन होती है ना, इमिग्रेशन के काउंटर्स बनते हैं, हाँ। वो एक्सरे मशीन्स लगती हैं, आपका अपना बैगेज चेक होता है, चेक इन करके आप ऐसे जाते हो। तो वो पूरा इस तरह करके ना, इसी तरह था। 4 दिन का क्रूज था। स्टेशन पियर मेलबर्न से स्टार्ट हुआ, 2 दिन तक। अच्छा, वो ज्यादा समंदर में, बिल्कुल गहरे समंदर में नहीं जाते, अच्छा। लेकिन ये कि 6-7 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, आपको लैंड नहीं दिखता है बिल्कुल भी, होते आप गहरे समंदर में हो। अच्छा। और मेरा बैड लक क्या हुआ, मुझे समंदर से बड़ा डर लगता। बैड लक ये था कि वो मल्टीपल स्टोरीज था, मतलब 8-10 स्टोरीज से भी ऊपर था वो क्रूज। बहुत बड़ा क्रूज था, आगे डिटेल्स बताता हूँ मैं आपको। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कमरा था। तो जब वो ग्राउंड फ्लोर में मैं जाकर कमरे में सामान वामान रखा और अपनी छोटी गोल सी खिड़की थी, मैंने देखा तो बहुत खौफ आया मुझे, क्योंकि पानी बिल्कुल करीब था, बहुत ज्यादा करीब था। दिन के टाइम तो मैं खिड़की को बंद रखता था, क्योंकि मुझे समंदर को देख के खौफ आ रहा होता था। अच्छा। इतना करीब था वो। हाँ। ऊपर वाली स्टोरीज वालों को इतना खौफ नहीं आता और होगा। वेव्स भी होते रहते हैं ना। वो ना वेव्स बहुत ज्यादा हार्श था, मतलब स्टेबल नहीं था समंदर। तो वो मुझे बड़ा खौफ आया, तो मैं उस खिड़की को बंद रखता था। 4 दिन मैंने गुजारे उस क्रूज में। 2 दिन वो जाता रहा जाता रहा जाता रहा। ईडन गार्डन एक जगह है, वहाँ गए वो लेके, फिर पूरा दिन वहाँ पे स्टे किया। लोग उतरे वहाँ, घूम फिर के जगह को सारा, फिर वापस आए रात को। तो 2 दिन दोबारा वापस लेके आए। 4 दिन का था टोटल। तो वो 4 दिन में क्रूज का क्या टाइम टेबल होता था, मतलब सुबह क्या चीजें होती थी, रात को क्या क्या चीजें अंदर होती थी, बेसिकली वो, क्योंकि वो बार्स और अच्छा सब कुछ मजे की होता बात था। बताऊं कि वहाँ पे जो है ना, वो खाना बुफे सिस्टम फ्री था टिकट के साथ। अच्छा। लेकिन हर जगह नहीं, मतलब 3 से 4 रेस्टोरेंट, 5 अंदर ऐसे भी थे बड़े बड़े, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ता था। अदरवाइज जो आपका फूड था वो इंक्लूडेड था ट्रिप के अंदर, ट्रिप मतलब आपकी प्राइसेस के अंदर इंक्लूड था। तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मैंने वहाँ पे खाया बुफे के अंदर ही। लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने डाइनिंग भी किया उन होटल्स में जहाँ पे करना पड़ता था। तो उसके अंदर बाकायदा शॉपिंग मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, मसाज सेंटर, सोना, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम्स फॉर किड्स, और यू नेम इट ब्रदर, यू नेम अ थिंग, इट वाज इन देयर। ओ, पूरा एक जहान था क्रूज का, मतलब एक सिटी टाइप ही मान पूरा लो। सिटी था। पैसिफिक ज्यूल अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, हाँ। तो अभी भी आपको आ जाएगा, बहुत बड़ा शिप था। तो वो मुझे याद है कि सेकंड नाइट थी मेरी। तो रात के टाइम जो है ना, बिल्कुल जब 10, 11, 12 बजे, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा, मैंने कहा मैं डेक पे जाऊंगा ना ऊपर, टॉप पे। हाँ टॉप पे। उससे पहले मैं गया, जो है वो मतलब 9-10 बजे रात के बार एरिया में गया। मैंने वहाँ से एक पीना कोलाडा ड्रिंक पिया, नॉन अल्कोहलिक होता है, कोकोनट मिल्क के साथ। हाँ। तो पीना कोलाडा पिया मैंने, और वहाँ बैठे 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 जो ना लोग जाने लग गए कमरों में अपने। जब चले गए तो 12-1 बज गया। तो मैंने कहा मैं डेक पे एक दफ़ा जाऊंगा ना सिगरेट पीने, रात को। मैं ऊपर गया हूँ ना, तो रात के 1-1:30 बज रहे थे, ना बंदा ना बंदे की जात ब्रदर। इतना खौफ आया, क्योंकि समंदर था और चारों तरफ अंधेरा, मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था, कोई लाइट नहीं थी डेक पे। ये अलाउड भी होता है, उधर जाने देते हैं? हाँ हाँ, लाउड था, अगर आप में हिम्मत है तो आप जाओ। मैं तो गया और इतना खौफ आया मुझे, मैं वहां से लिटरली भाग के नीचे आया। लेकिन ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस था। हाँ। मतलब समंदर में तो वैसे ही लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं, मतलब उस रात को मुझे याद है कि मैं ऊपर गया, बड़ी हिम्मत करके गया। मैंने सिगरेट जलाई, आधी पी। सिगरेट खत्म होने से पहले मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। विंडी भी था, कोल्ड भी था, और खौफ बहुत आ रहा था समंदर और अंधेरे की वजह से। मैं नीचे चला गया अपने कमरे में। ओह माय गॉड। और कुछ एक्सपीरियंस क्रूज का? क्रूज का नेट का जो था वो मसला हो रहा था, क्योंकि नेट वहाँ पे सैटेलाइट नेट चलता है, वो आपको बाय करना पड़ता है उनसे, उनकी डिशेज लगी हुई होती हैं। वाईफाई वगैरह? मतलब वही ना, सैटेलाइट नेट चल रहा था। आपके लिए तो वाईफाई वो देंगे, लेकिन जो बेसिकली जो सैटेलाइट से आ रहा है ना समंदर के अंदर, तो वो मैंने लिया वहाँ पे। उसके पैसे भी मैंने पे किए, पता नहीं $20-30, लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब इंस्टाग्राम की एक पोस्ट लगाने के लिए भी 10-10 मिनट लग रहे थे। ओह। बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि उस टाइम एलॉन मस्क नहीं था,
तो ये स्टारलिंक वगैरह नहीं थी। 10 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। उस क्रूज के अंदर हर चीज थी। मैंने वहाँ पे स्विमिंग की, सोनाज लिए, मसाज भी कराया, क्या बात है। और शॉपिंग भी की वहाँ से, बार भी ट्राई किया, रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, गेमिंग रूम गया, बॉलिंग रूम था, यू नेम अ थिंग। बहुत बड़ा, मतलब अंदर तो बाहर से तो कैसे दिखता नॉट है, अंदर नॉट द तो बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हाँ दुनिया में कुछ और क्रूजेज भी हैं जो कि हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत बड़े लग्जरी बड़े है हैं। ना। तो ये इतना, मतलब उनके उनसे कंपेयर करने में तो बड़ा नहीं था, लेकिन 5-6 स्टोरीज थी और बहुत बड़ा था। हर चीज थी अंदर, हर चीज। ओके। सो अभी हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आप यूके में 20 दिन गुजारे, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम होता है, और ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप रहते थे, उस टाइम पे कितने एक्सपेंस होते थे, है ना। वेल, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है लंदन आने के बाद, कि मेलबर्न से कंपेयर करो तो लंदन जो है ये वाइडली कनेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। हर जगह से अगर डीएलआर, एलिजाबेथ लाइन, जुबली लाइन या फिर बस जा रही है, मतलब विद इन, आप घर से निकलो तो विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस कर सकते हो और कहीं भी Yeah. जा सकते हो। मेलबर्न में ऐसा नहीं था, सिर्फ सेंट्रल के लोग कर सकते थे। बाकी अगर आप सबर्ब्स में आउटर रहते हो तो आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। और जबकि 20 दिनों में मैंने फील किया है कि लंदन में आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे इंश्योरेंस, गाड़ी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, हाँ स्पेशली द इंश्योरेंस। मैं वहाँ पे कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैंने पे किया है आज से 8-9 साल पहले, $70, $60, $65 मंथली इंश्योरेंस होता था। कुछ भी नहीं है यार। यहाँ 250 पाउंड। ब्रदर मैं नहीं लूंगा गाड़ी, 250 पाउंड मैं क्यों दूंगा? खुद 200 पाउंड पे कर क्यों रहा हूँ। ब्रदर, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप मतलब हर जगह, मेरा पता है क्या है, क्योंकि आपकी तो नीड है ना, मैं तो समझता हूँ आपकी नीड है, आपने जाना होता है, विजिट, आपकी जॉब ऐसी है और ये वो। लेकिन लंदन में जैसे हम नए आए हैं तो हमने यूनिवर्सिटी जाना है और जॉब पे जाना है, हमें ज़रूरत नहीं है नहीं गाड़ी की। जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हर और जगह बस, ट्रेन, गाड़ी, डीएलआर जा रही है। लंदन में आप कोई भी कोने में रहो, आपको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट के वॉक पे बस स्टॉप मिल जाएगा। ठीक है। आपको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट के वॉक पे ट्रेन स्टेशन मिल ऐसा ही है, जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। और मैं पता है क्या, मैं जो अपनी गाड़ी का 200 इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, ठीक है, 150-200 पाउंड का पेट्रोल हो जाता है। है। ओहो, ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ और मनी। रोड टैक्स, पार्किंग चार्जेस, पार्किंग, इन कंट्रीज में पार्किंग तो बहुत महंगी है, भाई ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत महंगी थी। 400-500 पाउंड मंथली कहीं नहीं गए गाड़ी के। गाड़ी का, सिर्फ गाड़ी का। हाँ सिर्फ गाड़ी का। नहीं लंदन मैंने, अच्छा, कुछ कजन्स रहते हैं मेरे ना, दूसरे हैं यूके में, लेकिन लंदन में नहीं है, मैनचेस्टर बर्मिंघम में रहते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि उधर आपको शायद गाड़ी की नीड पड़ जाए और वहाँ पे सस्ती भी है, लेकिन अगर आप लंदन में रहते हो तो आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना कनेक्टेड है। आप बस स्टेशन है, उसके साथ ही डीएलआर है, उसके साथ ही बसेस चल रही हैं। तो आपने कहीं भी आना जाना हो, आप सिर्फ गूगल मैप पे डालोगे तो आपको बता देगा इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस बस स्टॉप पे जाओ, बैठो और अपनी पता डेस्टिनेशन है पे क्या है, पहुंचो। लंदन में अगर आप शुरुआत की लाइफ है, बैचलर्स हो, ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है कोई गाड़ी की? ज़रूरत नहीं। अभी हम तो क्या है, फैमिली के साथ रहते लेकिन हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं एज स्टूडेंट था और बैचलर लाइफ था, लेकिन वहाँ गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं था। अच्छा। मतलब इतना बता रहा हूँ कि खुला खुला है, दूर दूर है, मतलब उधर बसेस वगैरह। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि शुरू में मैंने 1-2 महीना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल सिटी किया। में भी ऐसा होता है क्या? सिटी में भी, अगर आप आउटर सबर्ब, मेलबर्न बहुत बड़ा था साइज में, तो हम लोग काफ़ी आउटर सबर्ब में रहते थे ना, आखिरी आखिरी कोने में। तो मुझे याद है कि रॉक्सबर्ग पार्क में रहते थे, तो उस क्रैगीबन लाइन जाती थी ना, उस लाइन का नाम था क्रैगीबन। एक और बात बताता हूँ आपको मजे की, क्रैगीबन एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे हिल थी बहुत बड़ी। अच्छा। तो शुरू शुरू में जब हम गए तो गाड़ियों पे जाते थे, ऊपर टॉप पे जाके ना, बिल्कुल एज पे, क्लिफ पे जाके पहाड़ी की गाड़ी लगाते थे, पूरे मेलबर्न शहर का व्यू नजर आता था। और ओ, रात के टाइम ना पूरा लाइटिंग वहाँ पे, पूरा मेलबर्न शहर नजर आता था क्रैगीबन से। मतलब हिल्स। हिल थी क्रैगीबन पे। तो ये था कि अब अगर हम क्रैगीबन से सिर्फ एक स्टेशन पीछे रॉक्सबर्ग पार्क में रहते थे, तो वो बहुत दूर था। वहाँ से अगर आपने जाना है तो अब स्टेशन तक ही हमें 10 मिनट लगते थे पैदल जाने में। फिर वहाँ से आप सेंट्रल जाओ, और अगर आपने आगे कहीं और जाना है तो वो पता नहीं स्टेशन से कितना दूर होगा। अनलाइक हियर, आपको वहाँ गाड़ी चाहिए ही चाहिए थी जॉब पे जाने के लिए। स्कूल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो खैर नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आपने जॉब्स करनी है और स्पेशली डिलीवरी अगर आपने करनी होती है, बजा डिलीवरी वगैरह, तो गाड़ी तो चीप, यहाँ पे भी जिस तरह चीप है वहाँ पे भी चीप है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस भी चीप थी और रोड वर्दी वगैरह इतना कुछ नहीं था। फिर तो अच्छा था। बहुत चीप गाड़ी में, इसलिए तो बता रहा हूँ, मैंने 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई थी स्टूडेंट लाइफ में। हालांकि मुझे नीड नहीं थी, लेकिन पैसे थे तो मैंने ले ली। इससे पहले कि मैं पहली बेचता, मुझे दूसरी पसंद आ गई, मैंने ले ली। पहली बेचनी थी लेकिन वो किसी ने बोरो कर ली, और फिर मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा उन टिकट्स के साथ। हाँ। ओके, सो अभी हम ये एपिसोड के एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको, जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान हो गया, यूके हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो यूके में भी आपको 20 दिन हो गए, ठीक है, तो आपका क्या पॉजिटिव साइड, आपको क्या मज़ा क्या आया कि
नहीं यार, इधर लाइफ सेटल कर सकते हैं क्योंकि इधर ऐसी चीजें हैं। वेल कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, मैंने नोट किया है कि जैसे पहले भी हमने ये बात मेंशन की कि लंदन ख़ास तौर पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में इतना मल्टी कल्चरल, इतना डाइवर्स माहौल नहीं था। यहाँ पर ये कि एशियंस भी हैं, और पूरे पूरे ईस्ट साइड अगर लंदन में आप चले जाएँ, आपने मशहूर होगा कि ईस्ट साइड पे तो कहते हैं कि रहते ही सिर्फ पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन हैं। हाँ, सो और ये कि रोमेनियंस बहुत, जब से मैं आया हूँ मुझे नाइजीरियंस 3-4 मेरे दोस्त बने हैं, मेरे साथ जो रहते हैं नाइजीरियंस हैं। जहाँ मैं सिक्योरिटी का कोर्स किया मैंने, वहाँ पर नाइजीरियंस दोस्त थे मेरे। तो और अफ्रीकन्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, कैरेबियन है यहाँ पे, एशियंस आपको मिल जाएंगे, यूरोपियंस भी हैं, हर कोई आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। और अभी तो यार इस कंट्री में देखो ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे हम कोई और कंट्री में ना, अपने लोग हैं पूरे, अपने लोग अगल हैं, बगल बिल्कुल। में देसी लोग हैं ना। वो ना मैं मजाक मजाक में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मतलब 200 साल ये आए थे वहाँ पे, अब हम आएंगे ना, हाँ, अब हमारी बारी है। ऐसा ही अभी तो ऐसा ही टेक है। ओवर हमने करना है, हाँ। इनको टेक ओवर करने आए हम लोग। ओके, सो अभी एपिसोड को खत्म करने से पहले आपको हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना है? वेल मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या दुनिया के अदर पार्ट्स जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंसिडर होते हैं, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि अपनी फर्स्ट जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अपना कंट्री छोड़ दो। इट्स नॉट वर्थ इट। कंफर्ट आप जोन से तो बाहर निकलो। किसी को अगर ये बात बुरी लगे, देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी अपनी मदरलैंड से प्यार है, लेकिन ब्रदर अच्छी लाइफ जीना और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करना और एक ओरिएंटेशन की तरफ, लाइफ ओरिएंटेशन की तरफ जाना हर इंसान को अपने लिए अच्छे से अच्छा चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास मौका है, निकल जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे ज़्यादा मौके हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया में तो मैं अक्सर बात करते हुए कहता हूँ अपने दोस्तों को, और स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे बंदा और कुत्ता बराबर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और पता है क्या ना, उधर अभी कि जैसे क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट्स है ना, स्पेशली गवर्नमेंट्स, जिस गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ आपका हाथ ज्यादा होगा, वो बंदा बॉस है बिल्कुल ऐसे ही, ना? बिल्कुल मतलब ऐसे ही। पाकिस्तान में भी ऐसे होगा। इवन जब मैं कराची में रहता हूँ, कराची आता है सिंध प्रोविंस में। अब सिंध प्रोविंस के अंदर ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग है वहाँ की। तो जो लोग कनेक्टेड हैं पीपल्स पार्टी से, और वो बड़े फायदे उठाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं उनको, सब कुछ मिलता है। करप्शन है, अंधी करप्शन है, स्पेशली सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान के अंधी करप्शन है। हाँ, वही तो जो चीजें है कि जो बंदे को बहुत अपसेट और इसी तरह के जो है ना लोग फायदे उठाने के लिए सिर्फ उनके साथ जुड़ते हैं। हालांकि हर किसी को पता है कि मिनिस्टर्स करप्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ जुड़ते हैं उनके कामों में, क्योंकि उन लोगों को छोटे छोटे फायदे मिलते हैं ना, फिर बिल्कुल। छोटे छोटे फायदे देते हैं अगले भी उनको। तो लेकिन चीप लाइफ स्टाइल है मेरे ख्याल से। अगर आप Yes. यहाँ आ जाते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ जियो, एजुकेशन हासिल करो, करियर परस्यू करो, आपके लिए दुनिया का हर रास्ता खुला है। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू हियर। इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू कैन डू इट। सब कुछ कर सकते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच। नो वरीज ब्रदर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तैयब भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, और भगवान करे तो हम फिर से भी कभी मिलेंगे, इंशाल्लाह। कुछ और डीपली, कुछ और अलग हटके बातें करेंगे। जबरदस्त। सो गाइज, अभी हम इसी एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही हम यूके में जो भी कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं जिसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ हटके अलग चीज़ें हम आप सब के तक पहुंचाएंगे, आप सब के तक पहुंचाएंगे। डिफरेंट चीज़ें आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। सो बस इसी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और बस लास्ट में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी सेहत, अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।